आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने स्रोत सामग्री का एक बहुत ही दिलचस्प अंश है। ये व्यक्तिगत और क्या कहते हैं सामूहिक स्तर पर जो जागृति होती है, अवेकनिंग, उसकी प्रकृति पर एक गहरा संवाद है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें काफी सोचने वाली बातें हैं। और देखिए, शुरुआत में ही एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने आता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि कोई जागा हुआ हो, मतलब आध्यात्मिक रूप से सचेत हो, लेकिन उसे खुद इस बात का एहसास ही ना हो? ये सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, तो हम आज इसी अनोखे विरोधाभास को और इसके जो गहरे मतलब हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। हमारा इरादा है कि इस संवाद के जो ज़रूरी नुक्ते हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको सामने लाया जाए। जैसे व्यक्तिगत विकास का असली मतलब क्या है, जागृति क्या चीज़ है, और सबसे अहम कि हम जो जानते हैं, जो सच समझते हैं, उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरह से उतार क्यों नहीं पाते। हाँ, ये आखिरी सवाल तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। खासकर अभी जैसे स्रोत बार बार कह रहा है कि ये उन्नति के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। चलिए। तो शुरुआत करते हैं इसी विरोधाभास से। स्रोत एक खास स्थिति की बात करता है, जिसे वो दिव्य द्वंद्व या डिवाइन डाइकोटमी कहता है। हाँ, ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी है, पर इसका सीधा मतलब है एक ही समय में दो एकदम विपरीत लगने वाली सच्चाइयों का मौजूद होना। अच्छा। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू, जो दोनों सच लगते हैं, भले ही वे बिल्कुल उल्टे दिखें। ओके, तो यहाँ इसका क्या मतलब है? और यहाँ इस संवाद में इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अंदर से जागा हुआ हो सकता है, मतलब सत्य को जान सकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो जागा हुआ है। और अगर उसे पता नहीं, तो फिर व्यवहारिक रूप से, मतलब असल जिंदगी में, वो जागे हुए की तरह जी नहीं रहा है। तो वो सोए हुए जैसा ही हुआ एक तरह से। बिल्कुल, वो सोए हुए जैसा ही है। इसकी तुलना स्रोत में एक बहुत ही आम अनुभव से की गई है। सोचिए, आप रात में सो रहे हैं, कोई आवाज आती है और आप आधे अधूरे मन से सोचते हैं, अरे ये तो सपने का हिस्सा होगा। हाँ, होता है ऐसा। फिर अचानक आपको पूरी तरह एहसास होता है, नहीं, मैं तो जाग रहा हूं और ये आवाज बाहर से आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है, पर आध्यात्मिक स्तर पर। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिमागी समझ या इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा गहरी बात है। स्रोत जोर देकर कहता है कि कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से विचारों के स्तर पर ये मान सकता है, समझ सकता है कि दिव्यता उसके अंदर है, वो परम सत्ता का ही एक अंश है। हाँ, लेकिन वो इसे कार्यात्मक रूप से, यानी अपने रोज के जीने में, अपने अनुभवों में महसूस नहीं करता। जानना एक बात है और जीना दूसरी। हाँ, और उस जानने को जीना, उसे महसूस करना बिल्कुल दूसरी बात है। ये एक बहुत बड़ा फासला हो सकता है। यानी कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उसका अनुभव होना और उस अनुभव के आधार पर जीना जरूरी है। तय का यहीं पर एक और बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है, बुरे सपने से डरकर जाग जाने का। अच्छा। कभी कभी सपना इतना भयानक होता है कि हम झटके से जाग जाते हैं, पसीने पसीने हुए, और फिर राहत महसूस करते हैं कि अरे वो सच नहीं था। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का इशारा है कि हमारे ग्रह पर, दुनिया में कुछ मौजूदा हालात इतने बिगड़ गए हैं, इतने बुरे सपने जैसे हो गए हैं कि वो हमें इसी तरह जगा रहे हैं, वो हमें अंदर से झकझोर रहे हैं। ये दिलचस्प है। तो ये बाहरी जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं, वो एक तरह से अलार्म का काम कर रही हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये मुश्किल हालात हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि हम वास्तव में जागे हुए हैं या जाग सकते हैं, और ये जो चल रहा है, ये कोई अनिवार्य, न टाला जा सकने वाला बुरा सपना नहीं है। हम इसे बदल सकते हैं अगर हम अपनी जागी हुई अवस्था को पहचान लें और उसके अनुसार काम करें। ये हमें याद दिला रहा है कि अरे, तुम सो नहीं रहे हो, तुम जाग रहे हो, देखो क्या हो रहा है। ये विचार की बाहरी दुनिया की जो उथल पुथल है, वो हमें अंदर की सच्चाई की ओर जगा सकती है। ये वाकई गहरा है। जैसे कहते हैं ना, जब पानी सिर से ऊपर जाने लगता है, तब हमें होश आता है कि भाई कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब हम अपने जीवन में या अपने आसपास की दुनिया में ऐसी वास्तविकताएं देखते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें पीड़ा देती हैं, तो स्रोत कहता है कि ये ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है हमें याद दिलाने का कि हम वास्तव में कौन हैं। अपनी असली पहचान। हाँ, ये हमें हमारी गहरी सच्ची पहचान की याद दिलाता है। और ये याद फिर हमें अलग तरह से काम करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। हाँ, क्योंकि जब हमें याद आता है कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मुश्किलें नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा विशाल, ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेमपूर्ण है, तो हमारे अंदर एक अलग प्रेरणा जगती है। हम उन ऊंची सच्चाइयों के हिसाब से काम करना चाहते हैं जिन्हें हम भीतर से जानते हैं।
तो ये बाहरी चुनौतियां हमें उस आंतरिक शक्ति से जुड़ने का एक अवसर देती हैं। यहीं पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा राहत देने वाली बात सामने लाता है। वो कहता है कि ये सारी जागृति, ये सारी प्रक्रिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने कंधों पर दुनिया को बचाने का भारी भरकम बोझ उठा लेना है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जोर पूरी तरह से व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा और विकास पर है। अपने ऊपर। हाँ, अपने ऊपर। स्रोत के शब्द हैं, यह आपकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा के बारे में है, यह आपके व्यक्तिगत विकास के बारे में है। यानी फोकस अपने ऊपर है, अपने अंदरूनी बदलाव पर। बिल्कुल। दुनिया में बदलाव लाना अगर होता है तो वो इस व्यक्तिगत यात्रा का एक नतीजा, एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, पर वो मुख्य लक्ष्य या जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनकर थोड़ा दबाव कम महसूस होता है ना? निश्चित रूप से। ये प्रेरणा के स्रोत को ही बदल देता है ना। अगर कोई ये सोचकर काम करे कि मुझे दुनिया बचानी है, तो यह बहुत भारी, लगभग असंभव काम लग सकता है। हाँ, बोझ जैसा। बिल्कुल। इससे निराशा भी हो सकती है। लेकिन अगर प्रेरणा व्यक्तिगत विकास है, अपनी असली प्रकृति को जीना है, अपने अंदर शांति और प्रेम को स्थापित करना है, तो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना उस यात्रा का एक स्वाभाविक, सहज परिणाम बन जाता है। अपने आप होने वाला। हाँ, बोझ नहीं, बल्कि एक खुशबू की तरह जो फूल से अपने आप फैलती है। यानी खुद को बदलने से दुनिया अपने आप बदलने लगती है, ये मतलब हुआ। हाँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी जागृत अवस्था को अपनाता है, तो उसके विचार, उसके शब्द, उसके कार्य स्वाभाविक रूप से ज्यादा सामंजस्यपूर्ण, ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा करुणामय हो जाते हैं। वो अपने आसपास एक अलग ही ऊर्जा फैलाता है। तो दुनिया को बदलना असल में खुद को बदलने का ही नतीजा है। ये बाहर से थोपा हुआ काम नहीं है, ये अंदर से प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति है। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम बाहरी समस्याओं को देखकर अभिभूत मतलब ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। अब स्रोत एक और बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण एक कॉन्सेप्ट पेश करता है। वो इसे तीसरी प्रेरणा या द थर्ड इन्विटेशन कहता है। तीसरी प्रेरणा? हाँ, इसका मतलब क्या है? ये उन लोगों को जगाने का आह्वान है जो पहले से ही जागे हुए हैं। अच्छा, ये कैसे? यानी उन्हें इस बात के प्रति जगाना कि वो जागे हुए हैं और फिर उन्हें उसी के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ये थोड़ा अजीब लगता है, जागे हुए को जगाना। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ये उस पहले बिंदु से जुड़ा है जिसके बारे में हमने बात की थी। अच्छा। बहुत से लोग शायद बौद्धिक स्तर पर या कभी-कभी अनुभव के स्तर पर जागृति को छू चुके होते हैं, लेकिन वो या तो इसे पूरी तरह पहचानते नहीं, या भूल जाते हैं, या फिर इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। तो तीसरी प्रेरणा उन्हें याद दिलाने का, उन्हें सक्रिय करने का, उन्हें एक्शन में लाने का आह्वान है। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के मन में गूंज रहा होगा। अगर इतने सारे लोग, जैसा कि स्रोत दावा कर रहा है, किसी न किसी स्तर पर जागे हुए हैं, तो फिर दुनिया की हालत ऐसी क्यों है जैसी आज है? इतनी उथल-पुथल, इतना संघर्ष क्यों? बिल्कुल, ये सवाल तो मन में आता ही है। और यहाँ तक कि वो लोग भी जो ये मानते हैं या जानते हैं कि वे जागे हुए हैं, वे भी अक्सर जागृत तरीके से व्यवहार क्यों नहीं करते? स्रोत यहाँ तक कहता है कि वो खुद जिससे संवाद हो रहा है, वो भी इसका एक उदाहरण है। ये जानने और करने में इतना बड़ा अंतर क्यों है? ये गैप क्यों है? ये वाकई इस पूरी चर्चा का दिल है, इसका मर्म है। यहीं पर वो बात सामने आती है जिसे आप जानने करने का अंतर कह सकते हैं, द नोइंग डूइंग गैप। नोइंग डूइंग गैप। हाँ, हम जानते हैं कि क्या सही है, क्या हमारे उच्चतम स्व के अनुरूप है, लेकिन हम वैसा करते नहीं हैं। स्रोत इसकी तुलना एक बहुत ही आम घरेलू स्थिति से करता है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चे से पूछते हैं, बेटा जब तुम जानते थे कि ये गलत है तो तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से या दूसरों से पूछा ही है। तो इसके कारण क्या बताता है स्रोत? हम बेहतर जानते हुए भी गलत क्यों करते हैं? स्रोत इसके कई दिलचस्प कारण बताता है। एक मुख्य कारण है अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी। अपरिपक्वता। हाँ, मानवता को एक प्रजाति के रूप में ब्रह्मांड के बच्चों या टॉडलर्स की तरह बताया गया है। सोचिए, छोटे बच्चे कैसे होते हैं? शरारती, अपनी मनमर्जी करने वाले। बिल्कुल। वे अक्सर ऐसी चीजें करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है कि वो उनके लिए अच्छी नहीं है या जिनसे चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि उस पल में वो ज्यादा मजेदार लगता है, या वे नतीजों के बारे में नहीं सोचते, या बस अपनी इच्छा को रोक नहीं पाते। तो हम एक तरह से ब्रह्मांड के बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं, मतलब हम सब। हाँ,
स्रोत का यही इशारा है। हम एक युवा प्रजाति हैं जो अभी भी विकसित हो रही है। हम अपनी उच्चतम क्षमता तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम जानते हुए भी वो करते हैं जो हमारे लिए दूसरों के लिए हानिकारक है। ये हमारी सामूहिक अपरिपक्वता का हिस्सा है। और क्या कारण बताए गए हैं? क्या सिर्फ अपरिपक्वता ही है या और भी कुछ है? नहीं, और भी बातें हैं। एक है जानबूझकर दिखावा करना कि हम नहीं जानते। अच्छा, ऐसा क्यों? कभी कभी सच का सामना करना या उसके अनुसार कार्य करना मुश्किल लगता है, असुविधाजनक होता है, तो हम अनजाने बनने का नाटक करते हैं। अगर मैं मानूंगी ही नहीं कि मुझे पता है, तो मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये एक तरह का बचाव तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। या फिर हम बस भूल जाते हैं। क्या ये भी होता है? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में, तनाव में, अपनी गहरी समझ, अपनी आंतरिक शांति, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। हम ऑटो पायलट पर चले जाते हैं। स्रोत कहता है कि ये हमारी प्रजाति की सामूहिक कहानी का हिस्सा है, और ये व्यक्तिगत स्तर पर भी उतना ही सच है। हम अपने सबसे अच्छे पलों में जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन फिर जिंदगी की धक्का मुक्की में उसे भूल जाते हैं। तो ये जानने करने का अंतर, ये गैप हमारी अपरिपक्वता, भूलने की प्रवृत्ति या कभी-कभी जानबूझकर नजरअंदाज करने का नतीजा है। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा निराशाजनक सा लगता है। क्या हमेशा ऐसे ही रहेंगे? निराशाजनक लग सकता है, लेकिन इसे पहचानना ही बदलाव का पहला कदम है ना? अगर हम ये समझते ही नहीं कि ये गैप मौजूद है और क्यों है, तो हम इसे भरेंगे कैसे? और स्रोत यहाँ सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, वो समाधान की ओर भी इशारा करता है और एक उम्मीद जगाता है। हाँ, यहीं पर वो संदेश आता है जिसे स्रोत इस संवाद में बार-बार बहुत जोर देकर दोहराता है। ये उन्नति के लिए सही समय है। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर द अप लेवलिंग। ऐसा लगता है जैसे कोई घंटी बज रही है कि अब और देर नहीं की जा सकती। बिल्कुल, स्रोत का कहना है कि अब ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, शायद पहले से कहीं ज्यादा, कि हमारे मौजूदा तरीके, हमारे पुराने व्यवहार, चाहे वो व्यक्तिगत हों या सामूहिक, अब काम नहीं कर रहे हैं। उनके नकारात्मक परिणाम अब इतने सामने हैं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल है। इसलिए अब नींद में चलने को रोकने का, अपनी जानकारी को अमल में लाने का समय आ गया है। तो ये सही समय इसलिए है क्योंकि पुराने तरीके फेल हो रहे हैं और हमें बदलाव की जरूरत साफ दिख रही है, इसलिए। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। स्रोत इशारा करता है कि परिस्थितियां खुद हमें मजबूर कर रही हैं कि हम अपनी आंखें खोलें। जिसे हम बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, उसके असर अब हमारी जिंदगी पर पड़ रहे हैं। सही बात है। इसलिए अब सिर्फ बौद्धिक रूप से जानना काफी नहीं है। अब उस ज्ञान को, उस जागृति को अपने व्यवहार में, अपने चुनावों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से एकीकृत करने की, इंटीग्रेट करने की तत्काल जरूरत है। एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, इस शब्द का सही मतलब क्या है यहाँ? सिर्फ लागू करना या कुछ और? लागू करने से भी गहरा। एकीकरण का मतलब है कि वो ज्ञान सिर्फ आपके दिमाग में न रहे, बल्कि आपकी सोच, आपकी भावना, आपके हर शब्द और हर काम का हिस्सा बन जाए। वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। अच्छा। जैसे सांस लेना। हाँ, जैसे सांस लेना, जिसके लिए सोचना नहीं पड़ता। जागृत अवस्था को अपनी स्वाभाविक अवस्था बनाना, ये है एकीकरण। ये महसूस करने के बारे में है कि दुस्वप्न के कुछ पहलू वास्तविक हैं और अब हमें अपनी जागी हुई समझ के अनुरूप सचेत होकर, जानबूझकर एक अलग, बेहतर वास्तविकता चुनने की जरूरत है। और स्रोत में इस बात को बार बार दोहराया भी गया है, जैसा आपने कहा। हाँ, और स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि ये दोहराव जानबूझकर किया गया है। ये कोई गलती नहीं है। जैसे कोई महत्वपूर्ण मंत्र बार बार जपने से वो हमारे अंदर गहरा उतरता जाता है। वैसे ही इन जरूरी सच्चाइयों को बार बार सुनने और पढ़ने से उनकी गहरी समझ और एकीकरण में मदद मिलती है। ये हमें याद दिलाता रहता है, खासकर तब जब हम भूलने लगते हैं। ये समझ में आता है। जैसे किसी नई भाषा को सीखने या कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखने के लिए लगातार अभ्यास और दोहराव की जरूरत होती है। बिल्कुल। वैसे ही शायद जागृत अवस्था में जीना सीखने के लिए भी निरंतर याद दिलाने, अभ्यास करने और एकीकृत करने के प्रयास की जरूरत है। ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा है। इसमें बार बार जागना शामिल है, ये पहचानना कि हम जागे हुए हैं, भले ही हम फिर से सो गए हों, और फिर उस जागरूकता को अपने हर विचार, शब्द और कर्म में लाने का धीरज भरा अभ्यास करना।
और सबसे अच्छी बात यह है कि स्रोत का अंतिम संदेश निराशा का नहीं बल्कि आशा और संभावना का है कि ये संभव है और सबसे महत्वपूर्ण कि इसे करने का यही सही समय है। अब परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो अगर हम आज की इस गहरी और काफी लंबी चर्चा का सार निकालें, उसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें, तो बात यह है, हम में से कई लोग आध्यात्मिक रूप से जागे हुए हो सकते हैं, कम से कम किसी स्तर पर। हाँ। लेकिन शायद हम इस तथ्य से अनजान हों या इसे अपनी जिंदगी में सक्रिय रूप से लागू करने में चूक रहे हों। बिल्कुल, वो गैप। हाँ, वो गैप। व्यक्तिगत विकास का असली मतलब इसी जागरूकता को पहचानना है और फिर अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी गहरी समझ को अपने रोज के कार्यों और चुनावों में उतारना है, यानी एकीकृत करना है। और ये सब करते हुए हमें दुनिया को बदलने का भारी बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। यह मूल रूप से एक व्यक्तिगत यात्रा है, खुद के विकास की। अपनी यात्रा। हाँ, अपनी यात्रा, अपनी उच्चतम संभावनाओं को पाने की एक रोमांचक प्रक्रिया। दुनिया में सकारात्मक बदलाव तो इस आंतरिक यात्रा का एक सुंदर, स्वाभाविक परिणाम हो सकता है। आपने बहुत अच्छे से इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया, सब कुछ कवर हो गया। अब जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं तो यहाँ एक विचार है श्रोताओं के लिए सोचने के लिए, जो सीधे स्रोत के विषयों पर ही आधारित है। हाँ, जरूर। यदि व्यक्तिगत विकास ही कुंजी है और जैसा कि स्रोत संकेत देता है, इसमें दूसरों को प्रेरित करना भी शामिल हो सकता है अपने उदाहरण से, तो आज से ही कोई एक छोटा सा रोजमर्रा का जागृत कार्य क्या हो सकता है जिसे कोई भी अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा। दुनिया को बचाने के किसी बड़े भव्य लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी स्वयं की विकास यात्रा की एक प्रामाणिक सच्ची अभिव्यक्ति के रूप में वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? ये वाकई सोचने और अमल करने लायक प्रश्न है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।